नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस साल दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग शामिल होंगे। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर होगा। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, जमीनी कहानियां, आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थाओं का युक्तिकरण और पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। अमित शाह हैदराबाद में आज दोपहर राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी की कोर ग्रुप बैठक में हिस्सा लेंगे और संबोधित भी करेंगे। इसके बाद अमित शाह तेलंगाना में भाजपा के मंडल अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने संगठनात्मक बैठकें की थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण में बाधा डालने वाले मुद्दों को हल करने के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में एक रैली में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में सार्वजनिक प्रसारण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। पिछले महीने प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही विभिन्न देशों के साथ प्रसार भारती के समझौता ज्ञापनों की कुल संख्या 46 हो गई है। एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों, कुशल श्रमिकों और पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारत और इटली के बीच समझौते को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की भी स्वीकृति दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में गंगा नदी पर दीघा के सोनपुर को जोड़ने वाले 6 लेन पुल के निर्माण को भी मंजूरी दी है। ये पुल करीब 4.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो दीघा को सोनपुर से जोड़ेगा। गंगा नदी पर बनने वाले इस पुल के निर्माण में 3064 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुल निर्माण 42 महीने में बनकर पूरा होगा। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत गैरकानूनी संस्था घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर विद्यार्थियों को एमफिल की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश न लेने की सलाह दी है। यूजीसी ने कहा कि एमफिल अब मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। आयोग ने कहा है कि एमफिल कार्यक्रम 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए अमान्य है। 2022 में जारी नए नियमों की अधिसूचना की तारीख तक प्रदान की गई एमफिल डिग्री वैध रहेगी। कोच्चि में 3 दिवसीय बाजरा मछली महोत्सव शुरू होने वाला है, जिसका उद्देश्य संतुलित आहार के रूप में बाजरा और मछली के मिश्रित स्वाद को बढ़ावा देना है। उच्चतम न्यायालय ने कार्यवाहियों के स्थगन की मांग करने वाले वकीलों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने के वास्ते न्यायाधीशों की एक समिति बनाई है। समिति ने इस मुद्दे पर बार और अन्य हितधारकों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लीज आवंटन मामले में दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एक बार क्रूरता साबित होने पर तलाक लेने की कार्रवाई का कारण बनता है। कोर्ट ने कहा कि क्रूरता के मामलों में अदालत को वैवाहिक रिश्ते को बहाल करने का आदेश पारित करने से पहले अन्य परिस्थितियों पर भी गौर करना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को विरुधुनगर जिले के अरुलमिघू चेलियारमन मंदिर में मरगाजी उत्सव आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों सहित सभी भक्तों को मंदिर में अनुमति दी जाए। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर लगभग बनकर तैयार है। आगामी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर चल रही है। इसकी विशेषता और संरचना को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मानचित्र के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने वीडियो के माध्यम से पूरे मंदिर का नक्शा पेश किया। मंदिर का निर्माण 70 एकड़ भूमि के उत्तरी भाग पर किया जा रहा है। 3 मंजिला मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर के भूतल का काम पूरा हो चुका है, जबकि पहली मंजिल निर्माणाधीन है। श्री राम मंदिर भव्यता के साथ भारतीय परंपरा एवं तकनीक का भी पर्याय है। श्री राम मंदिर परिसर में कुल 392 खंभे होंगे। मंदिर का परकोटा 732 मीटर तक फैला होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि 16 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी को संपन्न होगी। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गोवा के पोंडा में पहुंची। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 प्रमुख कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। तमिलनाडु से काशी तमिल संगमम का 6ठा समूह काशी पहुंच चुका है। काशी पहुंचकर समूह ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। समूह के सभी सदस्य केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं से भी काफी खुश नजर आए, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ एक भीषण सड़क हादसा। यात्रियों से भरी एक बस की टक्कर डंपर से हुई। हादसे में बस में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बुरी तरह झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने इस महीने की 31 तारीख से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की बारिश की संभावना जताई है। देश भर में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। समूचा उत्तर भारत सर्दी और कोहरे की दोहरी मार झेल रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज भी भारी कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में आज सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रही। राजधानी दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसके कारण कई ट्रेनें अपने तय समय से काफी लेट चल रही हैं। घने कोहरे की वजह से हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे की वजह से विमान परिचालन सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है। बढ़ती ठंड के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी प्रभावित हो रही है। पंजाब में भी कोहरे का कहर है। बठिंडा में कोहरे छाने की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई। यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हुई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए टीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में।
जीवन बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय पिछले वित्त वर्ष में 12.98% बढ़कर 7.83 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि साधारण बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय 16.4% बढ़कर 2.57 लाख करोड़ रुपए हो गई। बीमा नियामक इरडा ने सालाना रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कहा कि निजी क्षेत्र के जीवन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम में 16.34% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ता ने प्रीमियम में 10.90% की वृद्धि दर्ज की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विशेष रसायन बनाने वाली कंपनी पीसीबीएल लिमिटेड के एक्वाफार्म केमिकल्स में 100% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। सीसीआई ने ग्रीन चैनल रूट के तहत इस सौदे को अपनी मंजूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी अपनी हरित ऊर्जा इकाई को 1-2 साल में सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने कहा कि कंपनी को भविष्य में इसमें अधिक मांग की उम्मीद है। गुरदीप सिंह ने कहा कि कंपनी देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय में 30 से 40% की वृद्धि की उम्मीद कर रही है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी कर्ज का लेन देन हो सकेगा। आरबीआई ने इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने इसके दिशा निर्देशों से जुड़ा प्रस्ताव फरवरी की मौद्रिक नीतियों में पेश किया था और ड्राफ्ट 17 फरवरी को जारी किया गया था। अब आरबीआई के दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो जाएंगे। प्रतिभूतियों पर कर्ज देने और उधार लेने से संबंधित एक सुव्यवस्थित बाजार सरकारी प्रतिभूतियों जीसेक के बाजार को सघन करने के साथ उसे तरलता देने का काम करेगा। इससे प्रतिभूतियों के प्रभावी मूल्य की तलाश में मदद मिलेगी। ग्रो बायोलॉजिकल कंपनी आईपीएल बायोलॉजिकल ने कहा कि उसने 400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौता किया है। कंपनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में राज्य सरकार की एजेंसी गुजरात राज्य जैव प्रौद्योगिकी मिशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री का बजट पिछले 10 सालों में करीब 8 गुना बढ़ा है। वित्त वर्ष 2013-14 के बजट में मंत्रालय को 34,345.2 करोड़ रुपए आवंटित हुआ था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2.70 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा में खोवाई हरिना सड़क के 135 किलोमीटर लंबे हिस्से के चौड़ीकरण को दी मंजूरी। इस परियोजना में 2,486.78 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 1,511.70 करोड़ रुपए का कर्ज शामिल है। मोदी सरकार ने अब मिलिंग कोपरा के लिए किसानों को 11,160 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे, जबकि बॉल कोपरा के लिए किसानों को 12,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। सेबी ने डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता धारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ाया। इससे पहले घोषणा पत्र जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी। टाटा समूह जल्द ही एप्पल के लिए ठेके पर आईफोन बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है। इस संबंध में समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है और अगस्त तक इसका मालिकाना हक टाटा के पास आ जाएगा। एसबीआई ने ग्राहकों को नए साल का तोहफा दिया है। वर्ष 2024 से शुरू होने से पहले बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दर को रिवाइज किया है। अब से एफडी की नई दरें लागू हो गई हैं। बैंक ने 2 करोड़ के एफडी के इंटरेस्ट रेट को अपडेट किया है। ईपीएफओ ने खातों को फ्रीज या डिफ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी किए। ईपीएफओ के मुताबिक फ्रीज किए गए खातों का वेरिफिकेशन 30 दिनों तक पूरा करना होगा और इन खातों में फंड सुरक्षित करने के लिए इस समय सीमा को 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक सीएस राजन को पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। प्राइवेट सेक्टर के कर्जदाता ने एक्सचेंजों को बताया कि रिजर्व बैंक ने उन्हें 1 जनवरी 2024 से 2 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। लार्सन एंड टूब्रो यानी कि एलएनटी को सऊदी अरब से बिजली उत्पादन और जल प्रणाली से संबंधित 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने कहा, सऊदी अरब के लाल सागर क्षेत्र में अमाला परियोजना के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन
और बिजली संयंत्रों से संबंधित विभिन्न प्रणालियां स्थापित करने के वास्ते उसे इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ठेकेदार के रूप में चुना गया है। दूरसंचार सेवा प्रदाता रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि कंपनी IIT बम्बई के साथ मिलकर भारत GPT कार्यक्रम पेश करने की कोशिश में लगी है। घरेलू बाजार के मजबूत प्रदर्शन के चलते नवंबर के अंत तक भारतीय पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी कि P नोट्स के माध्यम से निवेश बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपए हो गया। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने डॉक्टर S जयशंकर से कहा, हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय बैठक में शिरकत की। बैठक के विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान द्विपक्ष के साथ साथ कई वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस ने दीर्घकालिक व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान आपसी निवेश, द्विपक्षीय निवेश संधि पर प्रगति की आवश्यकता पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत जनवरी की दूसरी छमाही में फिर से शुरू की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराक में अमेरिकी हवाई हमले का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इराक में सोमवार को अमेरिकी सेना के हवाई हमलों का उद्देश्य ईरान और ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों को अमेरिका के कर्मियों और सुविधाओं पर हमले करने या समर्थन करने से रोकना था। अमेरिकी सेना ने सोमवार को इराक में ईरान गठबंधन द्वारा किए गए ड्रोन हमले के बाद जवाबी हवाई हमले किए, जिसमें एक अमेरिकी सेवा सदस्य को गंभीर हालत में छोड़ दिया गया और 2 अन्य अमेरिकी कर्मियों को घायल कर दिया गया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। NPS में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अदियाला जेल से रिहाई के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस दौरान पुलिस ने उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुएल मैक्रॉन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक कॉल के दौरान गाजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग की है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा कि फ्रांस आने वाले दिनों में जॉर्डन के साथ मिलकर गाजा में मानवीय अभियान चलाने के लिए काम करेगा। 7 अक्टूबर को इजरायल पर अभूतपूर्व हमास हमले के कारण शुरू हुए युद्ध के बाद से नेतन्याहू के सहयोगी मैक्रॉन ने इजरायली प्रधानमंत्री को गाजा में नागरिकों की मौत और मानवीय आपातकाल के बारे में अपनी गहरी चिंता के बारे में बताया। मैक्रॉन ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने और नई नियोजित बस्तियों को रोकने के उपायों के महत्व पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी संयुक्त सीमा पर प्रवासन पर चर्चा करने के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर से मुलाकात की। होमलैंड सुरक्षा सचिव अलेजांद्रो मायोर्कास और अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा सलाहकार एलिजाबेथ शेरवुड रांडेल भी मैक्सिको सिटी के नेशनल पैलेस में बैठक में शामिल हुए।
बैठक से पहले ओब्राडोर ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को दीवाने बनाने के बजाय लोगों में निवेश पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी सेना, युद्ध सामग्री उद्योग और परमाणु हथियार क्षेत्र को युद्ध की तैयारियों में तेजी लाने को कहा है। देश की सत्तारूढ़ पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक में 2024 के लिए नीति निर्देशों पर बोलते हुए किम ने यह भी कहा कि प्योंगयांग साम्राज्यवाद विरोधी स्वतंत्र देशों के साथ रणनीतिक सहयोग का विस्तार करेगा। ईरान और रूस ने अमेरिकी डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैच की एक दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला आज वानखेड़े स्टेडियम में टेस्ट मैच में पहली बार दी थी ऑस्ट्रेलिया को मौत। भारत की नजर घरेलू सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड में सुधार करने पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर 21 वनडे मैचों में से सिर्फ 4 में टीम इंडिया को मिली है जीत। सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 256 रन बना लिए हैं। अफ्रीकी टीम की तरफ डीन एल्गर ने शानदार शतकीय पारी खेली। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान की पहली पारी 264 रन पर सिमट गई। खेल मंत्रालय के निर्देश पर कार्य करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को देखने के लिए तदर्थ समिति का गठन कर दिया है। इस समिति के चेयरमैन भारतीय वुशु संघ के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह बाजवा को बनाया गया है। सलामी बल्लेबाज लिटन दास की नाबाद 42 रन की धैर्यपूर्ण पारी की मदद से बांग्लादेश ने पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर अगले हफ्ते भुवनेश्वर में 8 साल बाद सीनियर कलात्मक जिम्नास्टिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता 2 से 4 जनवरी तक होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के आगे पस्त हुई एवर्टन सिटी ने 3-1 से जीता मुकाबला। इस जीत के साथ ही मैन सिटी फिल फोडेन ने दिखाया जबरदस्त खेल। मैन सिटी के लिए इस सीजन में किया 9वां गोल। वहीं चेल्सी और क्रिस्टल पैलेस के बीच मुकाबले में जीत ने दिया चेल्सी का साथ। क्रिस्टल पैलेस को दी 2-1 से मात। अपने होम ग्राउंड पर चेल्सी की प्रीमियर लीग में यह लगातार तीसरी जीत के साथ चेल्सी पहुंची लीग में 10वें स्थान पर। रणबीर और आलिया की बेटी राहा की फोटो देख धर्मेंद्र इमोशनल हो गए और ऋषि कपूर को याद करते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यादों की याद जब आ जाती है। आपको बता दें कि ऋषि कपूर 3 साल पहले दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने श्रीनगर क्रिकेट टीम खरीदी है जो इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में अपना दमखम दिखाएगी। इस बीच अब अक्षय ने अपनी इस टीम की जर्सी को लॉन्च कर दिया है जिसकी झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। तमिल फिल्म कोचादाइया से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को कोर्ट से जमानत मिल गई है। लता को 1 लाख के निजी बॉन्ड और 25,000 नकद जमा करने के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत मिल गई है। अभिनेता सलमान खान ने अपना 58वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिन की शाम को सलमान खान हमेशा की तरह अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में नजर आए। इस दौरान सलमान के साथ उनके पिता और मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान और सिक्योरिटी गार्ड की टीम दिखाई दी। एनिमल में जोया का बेहतरीन किरदार निभाकर दर्शकों की चहेती बन चुकी अभिनेत्री तृप्ति डिमरी कार्तिक आर्यन के साथ बहुत जल्द फिल्म आशिकी 3 में स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। टीआरपी चार्ट में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाने के कारण बिग बॉस के निर्माताओं ने सीजन 17 के फिनाले की तारीख को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। बिग बॉस सीजन 17 का फिनाले 24 जनवरी को होगा। एनिमल का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाकर रख दिया है। एनिमल ने इंडिया में अब तक कुल 540.03 करोड़ की नेट कमाई और
642.3 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। जैक स्नाइडर द्वारा लिखित निर्देशित रेबेल मून ने शुरुआत के साथ ही नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा दिया है। स्नाइडर ने कहा, रेबेल मून को वैश्विक दर्शकों के सामने पेश करना वास्तव में अद्वितीय अनुभव रहा है और मैं रोमांचित हूं कि फिल्म दुनिया भर में एक नंबर पर है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।